नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 के पेपर के तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2018 के पेपर में रीजनिंग से रिलेटेड कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा केवीएस पीआरटी में पहले के वर्षों में सभी प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किसी 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघला करके घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर होगी? ध्यान से समझिएगा। पहले जो हमें सोने के ईंट का माप दिया गया है, ये एक घनाभ है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अलग अलग है। इसको क्या किया गया है? पिघला करके एक घन में बदल दिया गया, यानी घनाभ को पिघला करके घन में बदल दिया गया। जब भी घनाभ को पिघलाया जाएगा और घन में बदला जाएगा तो उसका क्या नहीं बदलता है? उसका आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जितना इस घनाभ का हम लोग आयतन निकाल रहे होंगे, उतना ही आयतन इस घन का भी आयतन होगा, जो कि बनाया जाएगा पिघलाने के बाद से। यानी कि जब हमें घन का आयतन मिल चुका जो कि घनाभ के आयतन के बराबर है, तो हम लोग घन की एक भुजा निकाल सकते हैं। क्यों? घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, और यानी कि अगर उस आयतन का हम लोग घनमूल निकाल दें तो उसकी एक भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लें। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा, जब आप गुणा करेंगे 48 गुणे 18 गुणे 16 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 13,824। और 13,824 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 24 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति घंटाघर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चल करके बिंदु P पर पहुंचता है। मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से ये घंटाघर का पॉइंट है, यहाँ से बंदा चलना शुरू करता है। ठीक है, क्या कह रहा है? वह दक्षिण की ओर चल करके P बिंदु पर पहुंचता है। दक्षिण किधर होता है? नीचे होता है, साउथ, यानी कि इधर चल रहा है। और ये मान लीजिए ये पॉइंट P हो गया। P बिंदु पर पहुंचता है जो घंटाघर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 8 किलोमीटर। आगे देखिए, वह बिंदु P से दाएं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर की ओर चलता है और Q बिंदु पर पहुंचता है। यानी यहाँ से दाएं, देखिए नीचे की तरफ आप जब मुंह करके खड़ा रहेंगे, यानी कि दक्षिण की तरफ, तो आपका दाएं किधर होगा? दाएं आपका इधर हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चला गया है? यहाँ पर देख लीजिए 6 किलोमीटर चला गया है, तो ये 6 हो जाएगा। और किस बिंदु पर पहुंचा गया? क्यू बिंदु पर पहुंचा गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मैं मान ले रहा हूँ क्यू हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। क्यू बिंदु से वह फिर दाएं मुड़ करके आर बिंदु पर पहुंचता है। अब यहाँ से जब आप पश्चिम की तरफ मुख करके रहेंगे तो आपका दाएं जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और पहुंचता आर पर पहुंचता, और कितना दूरी है? 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्यों मैं ऊपर तक ले गया हूँ? देखिए, यहाँ तक 8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ तक 8 और इससे ऊपर ही 10 किलोमीटर होगा, तो जाहिर सी बात है ये 10 हो गया, तो ये आर वाला पॉइंट हम पहुंच चुके हैं। आगे पढ़िए। बिंदु आर से वह दाएं मुड़ करके स्थान S पर पहुंचता है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारा दाएं जो होता है वो इधर होगा, और इधर कितना दूरी चल रहा है? 6 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो 6 किलोमीटर देखिए बिल्कुल इसके सामने होगा। क्यों सामने होगा? क्योंकि नीचे वाला देखिए ये भी 6 किलोमीटर था, तो ये भी बिल्कुल इस पॉइंट के सामने होगा। यहाँ पर पहुँच करके वो किस बिंदु पर पहुँच जाता है? यस बिंदु पर पहुँच जाता है। अब प्रश्न देखिए, अभी वह घंटाघर से कितनी दूर और किस दिशा में है? यानी इस पॉइंट से इसकी दूरी और दिशा हमसे पूछी जा रही है। तो दिशा ऊपर की तरफ है, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ तक 8 किलोमीटर है, यानी यहाँ तक ये बिल्कुल पैरेलल है, तो ये 8 किलोमीटर है। और पूरा डिस्टेंस जब 10 था तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा? ये जितना डिस्टेंस होगा वहीं इतना भी होगा, यानी ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। और 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, 2 किलोमीटर उत्तर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर शब्द देखेंगे तो चारों शब्द कलर के बारे में बताया गया, सफ़ेद, पीला, लाल, नीला। तो कौन सा इसमें अलग कलर है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो जब हम लोग सफ़ेद लाइट को स्पेक्ट्रम से देखते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा कलर दिखता है? हमें दिखता है विब, VIBGYOR। देखिए यही कलर केवल होंगे वाइट स्पेक्ट्रम से जब हम लोग वाइट लाइट को देखेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? देखिए, V से हो जाता है वायलेट, I से हो जाता है इंडिगो, ब्लू, B से हो जाता है ब्लू, G से हो जाता है ग्रीन,
वाई से हो जाता है येलो, ओ से हो जाता है ऑरेंज और आर से हो जाता है रेड। देखिए इसमें रेड की बात की गई है, इसके साथ साथ ब्लू की बात की गई है और येलो की बात की गई है, लेकिन सफ़ेद का कहीं भी जिक्र नहीं आता है। इस वजह से सफ़ेद ही हमारा भिन्न होगा। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि विषम शब्द कौन सा है, तो विषम हमारा सफ़ेद हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि इंदर एक पुरुष है, पुरुष है, मेल है, इसलिए मैं यहां पर इंदर को एक स्क्वायर सिंबल से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि सहज एक स्त्री है, तो मान लीजिए सहज यहां पर है, तो इसको मैं स्त्री से डिनोट करने के लिए सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूं। कुछ भी आप कर सकते हैं, बस एक आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने लिए कि हाँ इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये मेल और ये फीमेल की बात की जा रही है। आगे पढ़िए, सहज की माता। जब माता की बात होगी तो जाहिर सी बात है एक जनरेशन गैप हो गया तो ऊपर ही होगा, और माता है तो फीमेल ही होगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मदर के लिए फीमेल सिंबल यूज कर दिया। इंदर की माता, इंदर की माता यानी एक जनरेशन गैप हो गया तो जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा, और माता है तो जाहिर सी बात है फीमेल है, तो ये वाला सिंबल मैंने इसकी मदर के लिए भी, इंदर की मदर के लिए भी यूज कर लिया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, इंदर की माता की बहन, इंदर की माता ये थी और इसकी बहन यानी एक ही जनरेशन में है, तो एक ही जनरेशन में तो ये तो उनके फादर मदर का हो गया ऊपर की तरफ, और जब एक ही जनरेशन में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसकी मदर की बहन आ जाएगी, यानी सिस्टर समझ लीजिए। यानी इंदर की माता ये हो गई और उसकी बहन ये हो गई, ठीक है। बहन की बेटी है, कौन बेटी है, ये सहज की जो मम्मी है, सहज की जो माता है, वो इंदर के माता की बहन की बेटी है, यानी ये इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी बेटी हो जाएगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सहज का इंदर से क्या संबंध है, यानी सहज इंदर की क्या लगेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहां से चलता हूं मैं इंदर से। इंदर की माता, इंदर की माता ये इंदर की माता हो गई, और इंदर की माता की बहन, इंदर की माता की बहन यानी मौसी हो गई। जैसे देखिए आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है, मौसी लगती है, यानी कि यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये मौसी लगेगी इंदर की। और मौसी की बेटी, मौसी की बेटी आप ध्यान से समझिए, अपने ब्लड रिलेशन में देखिएगा, आपकी मौसी की बेटी आपकी क्या लगती होती है, आपकी बहन लग रही होती है, यानी ये जो है वो इंदर की बहन लगेगी, इंदर की बहन लगेगी। और ये सहज कौन थी, इंदर के बहन की बेटी थी, इंदर के बहन की बेटी, तो आपके बहन की बेटी आपकी क्या लगती है, भतीजी लगती है, जिसे अंग्रेजी में नीस बोला जाता है, ठीक है। तो सहज क्या लगेगी, इंदर की भतीजी लगेगी। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भतीजी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त दो आकृतियों में कुछ संबंध है, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति के समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों का है। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों आकृतियों में कुछ रिलेशन है, पहले तो उस रिलेशन को हमें फाइंड करना होगा, और वही वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें यही रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये एक सर्किल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। तो जो वृत्त के अंदर वाला पार्ट था, यानी जो बाहर वाला जो फिगर है, उसके अंदर वाला जो फिगर है वो बाहर निकल गया है। ध्यान से समझिए, देखिए अंदर वाला जो फिगर है उसको बाहर निकाल करके रख दिया गया है, बस यही किया गया है। अब चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहले विकल्प में देखिए, क्या पहले वाले विकल्प में जो अंदर वाला फिगर है क्या वो यहां पर है, नहीं है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। चलिए दूसरे विकल्प की बात कर लेते हैं। दूसरे विकल्प में देखिए, क्या ये वाला फिगर जो अंदर था बाहर है, नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से तीसरे वाले विकल्प में देखिए, तीसरे वाले विकल्प में आप देखेंगे तो क्या अंदर वाला जो फिगर है क्या ये बाहर वाले फिगर के बराबर है, नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज के अंदर क्या बताया गया है, सर्किल बताया गया, यानी अंदर वाला जो फिगर है वो बाहर दिया गया, सर्किल दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, यदि इन शब्दों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर कौन सा होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए डिक्शनरी में शब्दों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में वर्णों के क्रम में वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए सब, ये तो पहला वर्ण सब में एच है, तो एच वाला तो कंसीडर नहीं करना। उसके बाद से दूसरे वाले पे हम लोग चलेंगे। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो ये तो सबसे अंत में होगा, क्यों, क्योंकि ओ आ गया दूसरे नंबर पर। अब इन चारों में जो बाकी के 4 हैं उसमें आपको देखना है कि ई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए ई के बाद यहाँ पर एल है, तो ये तो मान लीजिए ये 5वें नंबर पर हो गया, यहाँ पर एल आ गया, यहाँ पर ए आ गया,
यहाँ पर भी ये आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए ए तक सब में कॉमन था, बाकी के 3 में। अब उसके बाद से चौथे वाले वर्ण पर जब हम लोग चलेंगे, चौथे वाले अल्फाबेट पर चलेंगे, तो यहाँ पर यल है, यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर टी है। तो देखिए यल के बाद टी आता है, देखिए यल यम यन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अब यल तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए टी आया हुआ है और यहाँ पर आई आया हुआ है, तो आई पहले आएगा, टी बाद में आएगा, यानी कि ये पहले नंबर पर हो गया और ये दूसरे नंबर पर हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमसे देखिए क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया कि ये पहले नंबर पर होगा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर और ये अंतिम नंबर पर। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, हीटिंग आ रहा है। तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, हीटिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हीटिंग इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक इमेज दिया गया है और यहां पर एक दर्पण दिया गया है, ठीक है, मिरर दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण का रेखा ए बी पर रखा गया, ये दर्पण रखा गया, ठीक है, तो कौन सा इमेज बनेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दर्पण से क्या होता है कि ये जो बिल्कुल उलट जाएगा, मतलब कि ये जो एक तरीके से आप अक्ष समझ लीजिए, इसी अक्ष के सापेक्ष ये जो आकृति है वो पूरी तरीके से पलट जाएगी, यानी कि देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ये इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा कुछ। यहाँ पर देखिए डी वाला सिरा जो राउंड वाला होता है इधर था, तो अब इधर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी इधर था, तो अब पी वाला सिरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और सी यहाँ था तो अब सी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ए जब पलटेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल वही इमेज दिया गया जो कि मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी मिस्टेक आपके प्रश्न को गलत कर सकती है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। इनमें से कितने छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं की को लाल रंग से रंगा गया। ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये भुजाओं को रंगा गया है, ना कि सतह को रंगा गया। ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये एक बड़ा सा घन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए बड़ा सा घन है, तो जब मैं इसके भुजाओं को रंगने की बात करता हूं तो मैं केवल ये भुजा को रंग रहा हूं, लेकिन जब मैं सतह को रंगने की बात करता तो मैं पूरे सतह को रंग रहा होता। प्रश्न भुजाओं को रंगने की बात की गई है, इस वजह से भुजाओं को ही कंसीडर करके हमको उत्तर देना है, यानी कि केवल ये, केवल ये, केवल ये, केवल ये। और एक घन में कितनी भुजा होती है, टोटल 12 भुजा होती हैं, तो केवल 12 भुजाओं को ही रंगा गया है, सतह को नहीं रंगा गया, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रख करके अब उत्तर ढूंढेंगे। पहले प्रश्न में क्या बोला गया था कि 8 सेंटीमीटर का एक घन है। मैं यहां पर एक बड़ा सा घन बना दे रहा हूं ताकि चीजें और ज्यादा आपको क्लियर आउट हो सकें, ठीक है। यहां पर देखिए ये एक घन है जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। देखिए ये एक बड़ा सा घन हो गया 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद से बोला क्या गया है कि इसके प्रत्येक भुजा को लाल रंग से रंगा गया है। सतह की बात नहीं की गई है, केवल भुजा की बात की गई है, सतह की बात नहीं है, ठीक है। केवल भुजा को क्या कहा गया है, लाल रंग से रंगा गया है, प्रत्येक भुजा को। तो एक भुजा तो ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, इसके बाद से देखिए तीसरा भुजा ये हो गया, चौथा भुजा ये हो गया, पांचवा भुजा ये हो गया, छठवां भुजा ये हो गया, सातवां भुजा ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया और 12वां ये हो गया। टोटल भुजा कितने हो गए, 12 भुजा होंगे। यहां तक क्लियर। उसके बाद से क्या बोला गया कि इस 8 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 4 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया गया, 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि टोटल कितने यन का मान क्या होता है, देखिए यन का मान होता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा कितने में काटा गया, 2 में काटा गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। यानी कि प्रत्येक भुजा को अब हमें 4 भागों में बांटना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिएगा, देखिए इस वाले भुजा को 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाला भी कटेगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसी प्रकार से देखिए ये वाला भी कटेगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसी प्रकार से देखिए ये भी कटेगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसके बाद से देखिए ये ऊपर से कटेगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसी प्रकार से देखिए 1 2
3 और ये 4 हो गया। देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं, मैं यहाँ पर हाथ से बना रहा हूँ, हो सकता है आपको छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आप इसको इमेजिन करिएगा कि घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, छोटे घन भी सभी बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए ये टोटल हमने काट दिया 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसके कम से कम एक भुजा पर या फिर एक से ज्यादा भुजा पर लाल रंग लगा होगा। तो कौन कौन से ऐसे घन हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो कोनों को आप देखिएगा, यहां पर एक कोना बना है, एक कोना यहां बना है, एक कोना यहां, 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 एक कोना यहां। टोटल कितने कोने होंगे? 8 कोने होंगे। आप इसको ध्यान से समझिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के छत को देखिए, छत पर कितने कोने बन रहे हैं? 4 कोने बन रहे हैं। और अपने फर्श को देखिए, फर्श पर कितने कोने बन रहे हैं? 4 कोने बन रहे हैं, यानी टोटल 8 कोने बनते हैं, 4 छत पर 4 फर्श पर। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए हमसे पूछा गया था कि कितने भुजाओं पर रंग लगा होगा। तो इस कोने पर जितने भी घन कटेंगे, देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। मान लीजिए ये जो घन कट करके निकल रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो घन कट करके निकल रहा है, छोटा घन कट करके निकलेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 भुजा जो ये वाली और ये वाली है, तीनों पर लाल रंग लगा होगा। ऐसे कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, यानी 8 तो घन हमारे पास ऐसे मिल गए जिसमें 3 भुजा पर रंग लगा होगा। और प्रश्न में हमसे क्या बोला गया था? जिसमें कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा भुजा पर रंग लगा हो। तो 8 कोने तो ये वाले पहले निकाल दीजिए जिस पर रंग लगा है। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा हो सकता है? यहां पर देखिए इस वाले घन को देखिएगा, इस वाले घन को और इस वाले घन को। जब इस वाले घन को हम लोग काटेंगे तो इसका एक भुजा ये बनेगा, और इस मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो। देखिए ब्लू मैं ले लेता हूं। देखिए जब इस वाले घन की मैं बात करता हूं तो ये घन कैसे कटेगा? कुछ इस प्रकार से कट रहा होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से जब कटेगा तो एक ये वाली जो भुजा रेड कलर की थी, और इसके बाद से ये वाली जो घन कटेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से जो घन कटेगा इसकी भी भुजा एक कलर रेड कलर की थी, तो यानी कि 2 घन तो यहाँ से कट जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कोने वाले को तो हम लोगों ने पहले ही इस 8 में इंक्लूड कर लिया, तो अब जहाँ पर भी कोना होगा उसको हमको नहीं लेना है। इस भुजा पर 2 बनेगा। इसी प्रकार से देखिए इस वाले भुजा पर भी 2 बनेगा। इसी प्रकार से इस वाले भुजा पर भी 2 बनेगा, और इस वाले भुजा पर भी 2 बनेगा। कोने वाले हम लोग पहले ही इस 8 में इंक्लूड कर दिए, इसलिए मैं कोना वाला नहीं ले रहा हूं। तो देखिए इस वाले भुजा पर कितना बन रहा था? 2। इस वाले भुजा पर कितना बन रहा था? 2। इस वाले भुजा पर कितना बन रहा था? 2। इस वाले भुजा पर कितना बन रहा था? 2। यानी प्रत्येक भुजा पर 2-2 बनेगा। प्रत्येक भुजा पर कितना बनेगा? 2-2 बनेगा। प्रत्येक भुजा पर 2-2 बन रहा है। और कुल भुजाओं की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया कुल भुजाओं की संख्या 12 है। तो इनको जब गुणा कर देंगे, देखिए टोटल इतनी ही संभावना बनेगी जिसके एक भुजा पर या फिर एक से ज्यादा भुजा पर लाल रंग लगा होगा। क्योंकि बाकी के जो ये बीच वाले जो घन बन रहे हैं, देखिए बीच वाले जो छोटे घन बन रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी भुजा नहीं रंगा होगा। क्यों? क्योंकि रंगा हुआ पार्ट तो केवल ये भुजा वाला ही है ना। अब इसमें ये अगर सतह रंगा होता तब ये वाला घन कट करके निकल रहा होता, तब इस पर रंग लगा होता, लेकिन रंग केवल भुजा पर लगा है तो सतह नहीं है, इस वजह से ये सब घन की बात ही नहीं होगी। यानी टोटल जो घन हमारे पास बनेंगे कि कितने घन पर एक भुजा पर या फिर एक से ज्यादा पर रंग लगा होगा, तो वो इतना ही होंगे। 8 + 2 × 12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 24, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 32। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा इस प्रश्न को लेकर के आपके मन में, और उत्तर को लेकर भी बहुत सारे आप लोग सर्च कर रहे होंगे, तो आपको उत्तर 56 बताया जा रहा होगा। 56 कैसे होता है? जब अगर यही प्रश्न में सतह को रंगने की बात की जाती, तो सतह को जब आप रंगने जाते तो ये वाले बीच वाले को भी आप लोग सेलेक्ट कर रहे होते, लेकिन सतह की बात नहीं की गई है, केवल भुजा की बात की गई है। इस वजह से बीच वाले को कंसीडर ही नहीं करना है। इस वजह से हमारा उत्तर केवल और केवल 32 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 32 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को यह लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं PRINCES, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है? देखिए ECI, उसके बाद से N, फिर R, फिर PTU। तो देखिए P को इन्होंने क्या किया है, यहां पर रिप्लेस कर दिया है R को यहां से। इसके बाद से देखिए N का हूबहू उन्होंने रखा है, उसके बाद से I का हूबहू रखा है, फिर उसके बाद से C का इधर कर दिया है और E का इधर कर दिया है, और S में एक जोड़ करके T हो गया और S में +2 करके U हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग स्पाइस जेट को भी लिखेंगे। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या है, SPICEJET, यानी कि देखिए यहां पर
ये वाला टर्म आ जाएगा, यहां पर ये वाला टर्म आ जाएगा तो यस हो गया। उसके बाद से ये वाला इसके दूसरे नंबर पर आ जाएगा तो पी हो जाएगा। उसके बाद से ये वाला हूबहू हम लोग यहां उतार देंगे तो सी हो जाएगा, ये वाला आई हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये वाला आपका ई यहां पर हो जाएगा और जे आपका यहां पर हो जाएगा उसी नियम से। उसके बाद से देखिए ई के ई+1 कर देंगे तो ये एफ हो जाएगा और T+2, टी के बाद से STUV हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या बनेगा JEICPSFV। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है JEICPSFV, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था संख्याओं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्याओं 1, 4, 9 से है। तो देखिए 1 का इन्होंने स्क्वायर कर दिया है तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दिया है तो 4 हो गया और 3 का स्क्वायर कर दिया है तो 9 हो गया। तो वही रिलेशन हमको यहां पर भी बताना है। तो पहले 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 9, 16, 25 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों KVS PRT 2018 के रीजनिंग पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप KVS PRT 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।